स्नेही विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम आधुनिक निबंध के अंतर्गत सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय का निबंध गिलहरी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अज्ञेय जी का गद्य क्षेत्र में क्या योगदान रहा है इसके बारे में जानेंगे। अज्ञेय के नाम से प्रख्यात सच्चिदानंद वात्स्यायन का छायावादोत्तर हिंदी साहित्यकारों में उच्चतम स्थान है। अज्ञेय जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक उच्च कोटि के विचारक कवि हैं। इन्होंने अपने तार सप्तक के माध्यम से हिंदी कविता में एक नई उथल पुथल की और प्रयोगवादी काव्यधारा को प्रवर्तित प्रतिष्ठित किया तथा अपनी उत्कृष्ट औपन्यासिक कृतियों से हिंदी उपन्यास को समृद्ध किया। इनके उपन्यासों और कविताओं में प्रमुख रूप से व्यक्तिवादी चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। ये आरंभ में अहमवादी लेखक के रूप में चर्चित रहे, किंतु कालांतर में हिंदी जगत ने इनकी स्वातंत्र्य की खोज और क्रांतिकारी भावना से परिचित होकर इनका भरपूर स्वागत किया। अज्ञेय जी का व्यक्तित्व और कृतित्व एकदम अनूठा है। जिस तरह इनका गहन चिंतनशील मौन और मृदुहास इनके व्यक्तित्व को अर्थवान बनाए हुए है, उसी तरह इनकी कृतियों में व्यंजित इनकी व्यक्तिवादी विचारधारा, अस्मिता और अस्तित्व की चिंता, स्वातंत्र्य की खोज, क्रांति भावना और गहन चिंतनशीलता जैसी विशेषताएं इनके कृतित्व को पृथक रूप से रेखांकित करती हैं। अज्ञेय जी ने कविता और उपन्यास के अतिरिक्त कहानी, नाटक और निबंध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। ये एक उच्च कोटि के निबंधकार भी हैं। इनके निबंधों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। साहित्य चिंतन संबंधी विचारात्मक निबंध जो त्रिशंकु और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में संकलित हैं। यात्रा व्रतात्मक निबंध जो अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली में संग्रहित हैं। ललित एवं आत्मव्यंजक निबंध, ऐसे निबंध आत्मनेपद, लिखी कागत कोरे आदि में संकलित हैं। तात्पर्य यह है कि निबंध के क्षेत्र में ही इन्होंने काफ़ी विविधता और व्यापकता का परिचय दिया है। चूँकि अज्ञेय जी ने देश विदेश का काफ़ी भ्रमण किया है तथा विदेशों में दीर्घकाल तक रहकर वहाँ के साहित्य और संस्कृति का गहन अध्ययन किया है, इसीलिए उनके कृतित्व में देशी विदेशी विचारधाराओं का बराबर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अपना सारा जीवन सत्य के अन्वेषण में लगाया है। उनकी कृतियाँ उसी खोज का परिणाम है, इसीलिए हमें उनमें गहन चिंतन और मंथन देखने को मिलता है। मूल्यों की खोज उनकी सबसे बड़ी चिंता रही है। उनके निबंधों में उनकी मूल्यवादी दृष्टि सतत सक्रिय रही है। अज्ञेय जी को पशु पक्षियों के पालने का बड़ा शौक रहा है। उन्होंने गिलहरी के बच्चे से लेकर तेंदुए के बच्चे तक को पाला है। संस्कृत निबंध में लेखक ने एक बर्मी और भारतीय गिलहरी का संदर्भ देकर उसके स्वरूप और प्रवृत्ति का वर्णन किया है। जब उन्होंने बर्मी गिलहरी को एक एग्लो से दिखने वाले लड़के के पास देखा तो उनके मन में उसके नाम, रंग, धारियों को लेकर अनेक विचार उठने लगे, क्योंकि बर्मी गिलहरी का रंग लाल था और भारतीय गिलहरी की तरह
उसकी पीठ पर धारियाँ नहीं थी। लेखक ने अपने बचपन में सुनी एक कहानी के आधार पर सोचा कि भारतीय गिलहरी को तो राम जी ने तब तपाया, इसलिए उनके पंजों की धारियाँ उसकी पीठ पर अंकित हो गई। पर बर्मी गिलहरी को यह सौभाग्य शायद प्राप्त नहीं हुआ। गिलहरी को विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे अंग्रेजी में स्क्वेयर, अमेरिकी में स्क्वल। भारतीय गिलहरी को विदेशी लोग ट्री रेट यानी तरुवासी चूहा कहते हैं। जीव विज्ञान में भी ये कुरेदने वाले जानवरों की ही श्रेणी में रखी जाती हैं। लेखक को इस वैज्ञानिक नामकरण और श्रेणी निर्धारण पर हंसी आती है। कितनी विचित्र बात है कि गुलाब और नाशपाती को एक जाति के अंतर्गत रखा जाए, केवल थोड़ी सी समानता के नाम पर। इस बात पर उन्हें अपने एक मित्र की याद आती है जो इसी तरह की समानता का विचार करके अपने को टैगोर से कम नहीं मानते थे, क्योंकि उनका भी नाम टोगो था। इस उद्धरण से लेखक को ये निष्कर्ष भी मिल जाता है कि विज्ञान में जिस तरह की समकोटित्व की धारणा है, मानव स्वभाव में भी उसका कुछ अंश विद्यमान है। इसके बारे में लेखक ने गिलहरी की उस प्रवृत्ति का वर्णन किया है जो मानव में भी विद्यमान है। जैसे मनुष्य अपने बच्चे को प्रीतिकर और अप्रीतिकर परिणामों से कर्माकर्म का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार गिलहरी भी। अज्ञे जी ने गिलहरी द्वारा अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ना उतरना सिखाने की क्रिया का जो सजीव वर्णन किया है, वह उनका साक्षात अनुभव है। गिलहरी द्वारा बच्चे को घसीटकर मुंडे तक ले जाने और 2-4 बार चाटे रसीद की जाने की घटना के आधार पर लेखक ने मातृभाव की जो कल्पना की है, वह अद्भुत है। उनके इन शब्दों में माँ का डांटना और वात्सल्य साकार हो उठा है। तो तू नहीं मानेगा, जाएगा वहाँ? अच्छा चल, मैं तो जाती हूँ, चल। गिर कीचड़ में मरे अब क्यों डरता है? चलना। क्या हाथ पैर टूटे हैं? बोल, फिर आएगा? बोल, कह अब कभी नहीं आऊँगा, कह अब शरारत नहीं करूँगा, बड़ों का कहना मानूँगा। ये सब उद्धरण माँ और बच्चे के वात्सल्य भावना को प्रकट करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के एक मत के अनुसार नैतिक बोध, उचितानुचित विवेक, इससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन मानव का अहम इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहता। पशु को साधा जाता है, ठीक है, शिशु भी पशुवत होता है, अच्छा, लेकिन वयस्क मानव के लिए नीति का आधार, नैतिकता का स्रोत, इससे गहरा कुछ होना चाहिए। क्या? न सही आत्मा, विवेक सही, बुद्धि सही। क्या जीव विकास में पशु से मानव बनने का आभ्यंतर प्रभाव कुछ भी नहीं है? क्या यह दावा भी अहंकार ही है कि यह नैतिक बोध ही मानव को इतर जीवों से पृथक करता है? मानव ही एकमात्र नीतिवान प्राणी है, भले ही उसमें नैतिक विकास की पहली सीढ़ियों के अवशेष बाकी हों और वो नीति संचालन होने के साथ साथ पशुवत निरासुख लोभी परिणामवादी भी हो। लेकिन वह तो मानना ही होगा कि मानव में कुछ मौलिक अंतर हैं। मानव पूर्व सब जीव अपने को ही जैविक परिस्थिति के जलवायु, शीतातप, देश काल के अनुकूल बनाते आए। मानव ने ही परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना चाहा, क्योंकि उसने परिस्थिति के साथ अपने संबंध को समझा। वह किस शक्ति से? केवल एक स्नायुविक केंद्र के सदे हुए आदेशों से। रीछ और कुत्ते बिल्ली की चमड़ी जाड़ों में लोम उगाती हैं, गर्मी में लोम झड़ जाते हैं। मानव जाड़ों में ऊनी कपड़ा पहनता है, घर में कंबल ओढ़कर सोता है, आग तापता है। क्या ये मन की शक्तियों के किसी मौलिक भेद का सूचक नहीं? 3, 4, 5 की गिनती शायद कुछ पशु भी समझते हों। हिसाबी कुत्ता और घोड़ों को लेकर बहुत बहस होती है,
पर 3 बंदरों और 3 किताबों में जो त्रयत्व का संबंध है, वह सूक्ष्म गुण को पहचानने की शक्ति मानव की है। गुणी से गुण की उद्भावना करने की युक्ति, तर्क की कार्य कारण परंपरा को समझकर कार्य का कार्यत्व और कारण का कारणत्व पहचानने की और संबंध का संबंधत्व देखने की क्षमता मानवीय बुद्धि की विशेषता है। और मानव बुद्धिमान है, इसलिए वह नैतिक है। नीति का स्रोत हमें निरेख सुखवाद में खोजना पड़े, यह आवश्यक नहीं। मानव की बुद्धि ही उसकी नैतिकता की प्रतिज्ञा है। लेकिन बात गिलेरी की थी और यहाँ वाद विवाद में फंस गए। इसलिए दोहरा लें कि हम गिलेरी को उसे और कोई चाहे जो कहता हो, हम कहने जा रहे हैं कि गिलेरी हमारी विशिष्ट अर्थ रखती है। गिलेरी वह हुई जिसे मैंने पाला था, और वह जब ऐसी एकांत विशिष्ट है तब उसकी बात शायद अलग कभी नहीं करनी चाहिए। गिलेरी यानी हमारी गिलेरी, भारतीय गिलेरी, या कह लीजिए राम जी की गिलेरी, क्योंकि विलायती लाल गिलेरी पर राम जी ने हाथ फेरा होता तो क्या उस पर धारियाँ न होती, जिससे परिणाम निकलता है कि राम जी भारतवासी थे और भारत पुण्य भूमि है। नहीं तो विलायत में सादी लाल गिलहरी और यहाँ धारीदार क्यों होती। देख लीजिए, ये मानव के युक्तिवाद का एक और नमूना है। मेरा इस युक्ति पर विशेष आग्रह नहीं, लेकिन आज देश में ऐसे दलीलबाज कम नहीं हैं। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि राम जी कभी उनकी पीठ पर भी हाथ फेर दें, लेकिन फेरे जरा करारा हाथ कि रंगीन धारियाँ नहीं, लाशें उभर आएँ, लाशें उभर आएँ। इस उद्धरण में उनकी भाषा शक्ति और अभिव्यक्ति क्षमता को भी भली प्रकार रेखांकित किया जा सकता है। पूरे दृश्य का एक बिंब प्रस्तुत कर दिया गया है। अज्ञे जी शब्दों का जितना कुशल और सटीक प्रयोग करते हैं, वैसा ही बिरले लेखक कर पाते हैं। सार्थक और उपयुक्त शब्द योजना उनकी प्रथम विशेषता है। उनकी शैली में सरसता और रोचकता का तत्व अधिक है। वे इसे हास्य व्यंग्य से और प्रगाढ़ कार्य करते हैं। छोटे छोटे नपे तुले वाक्यों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त हैं। अभिव्यक्ति सौष्ठव के लिए वे किसी भी भाषा से शब्द ले सकते हैं। उनकी भाषा पर संस्कृत और अंग्रेजी का अधिक प्रभाव है। उनके वाक्य विन्यास पर अंग्रेजी वाक्य विन्यास की गहरी छाप है। भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरेपन का चटपटापन भी मौजूद है, जैसे ये मुंह और मसूर की दाल।